दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे माविया क्लासेस में। तो आज फिर से पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर, क्योंकि इसको पूरा करना है कवायद को। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, अपना ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बजाय के वीडियो बड़ा हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कि हम लोग कल पढ़े थे हरूफ मुसल्लसा, ठीक है। जिस हरूफ पर 3 नुक्ता हो उसे हरूफ मुसल्लसा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बा, जीम, शीन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हरूफ मुतशाबा है, जो जिस जिस हरूफ की शक्ल मिलती जुलती हो, यहाँ पे जुलती हो, जीम हो जाएगा, जुलती हो, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे 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 हरूफ मुतशाबा कहते हैं, उसे उसे हरूफ मुतशाबा कहते हैं, मुतशाबा कहते हैं, हरूफ मुतशाबा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बा, ता, सा, पे, ये सब क्या है, हरूफ मुतशाबा है, जिसकी शक्ल मिलती जुलती होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और हरूफ गैर मुतशाबा, हरूफ गैर मुतशाबा क्या हो जाएगा, जिस हरूफ की शक्ल नहीं मिलती जुलती हो उसे हरूफ गैर मुतशाबा कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अलीफ, लाम, काफ वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे हरूफ हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वह हरूफ ये हा है, वह हरूफ जो दूसरे हरूफ की आवाज़ अदा करते हैं, करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, हरूफ इल्लत कहते हैं। जैसे अलीफ, वाव, या, इसमें वगैरह नहीं, क्योंकि ये तीन ही हैं, ये तीन ही हैं। हरूफ इल्लत की तादाद 3 है। कितना है, हरूफ इल्लत की तादाद 3 है, क्योंकि ये तीन ही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, और उसके बाद पढ़ेंगे एराब। क्या पढ़ेंगे, एराब। एराब 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 लिखा हुआ, ये ता आ गया है। एराब एराब उन अलामतों को कहते हैं जो हरूफों में हरकत पैदा करती है। यानी एराब उन अलामतों को कहते हैं जो हरूफ में क्या करती है, हरकत पैदा करती है। मिसाल के तौर पर जबर, जेर, पेश, जज्म, तस्दीद, मद, तनवीन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे जबर के बारे में। तो पहला इसका क्या था, जबर। जबर को कैसे क्यों किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो जबर का साइन है, यह वह अलामत है जो हरूफ के ऊपर आती है। जबर को जब ऊपर आती है, ठीक है, अलीफ के किसी भी हरूफ पे क्या आती है, ऊपर आती है, तो जबर को क्या कहते हैं, फतहा भी कहते हैं। जबर को क्या कहते हैं, फतहा भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अलीफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, जीम ज़बर ज, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। जिस हर्फ पर जबर आ जाता है उसे मफ्तू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मफ्तू भी कहते हैं। जिस हरूफ पर जबर आ जाता है उसको क्या कहते हैं, मफ्तू कहते हैं, ठीक है। लेकिन जबर को क्या कहते हैं, फ़तह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेर। यह वह अलामत है जो हरूफ के नीचे आती है। नीचे आती है, जेर को कसरा भी कहते हैं। यानी जिस हरूफ के ये क्या कहती है, हरूफ के ऊपर आती है, लेकिन इस जेर को क्या कहते हैं, कसरा भी कहते हैं। जिस हर्फ पर जेर आ जाए उस हर्फ को क्या कहेंगे, मकसूर कहते हैं। जिस हरूफ पर अगर जेर आ जाए उसे क्या कहेंगे, मकसूर कहेंगे। उसके बाद क्या है, पेश। यह वह घुंडीदार अलामत है। ये पेश कहता है, अब कैसा होता है, घुंडीदार होता है। तो घुंडीदार होता है, यह वह घुंडीदार अलामत है जो हरूफ के ऊपर आती है और आवाज़ में गोलाई करती है, ठीक है। आवाज़ को क्या करती है, गोलाई देने का काम करती है। जैसे कि अली पेश ऊ, जैसे हम बोलते नहीं तो मुँह क्या होता है, गोल हो जाता था। क्या होता है, अली पेश ऊ, बा पेश बू, ऐसे क्या बोलते नहीं है, उसको क्या क्या कहते हैं, गोलाई पैदा करती है। पेश को पेश को जम्मा भी कहते हैं। पेश को क्या कहते हैं, जम्मा भी कहते हैं। जैसे कि जबर को क्या कहते हैं, फतह कहते हैं। जेर को क्या कहते हैं, कसरा कहते हैं। उसके बाद पेश को क्या कहते हैं, फम्मा जम्मा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, जिम पेश जू, और वगैरह वगैरह वगैरह। और इस हरूफ को जैसे कि जिस हरूफ पर पेश आ जाए उसको क्या कहेंगे, मज़ूम कहेंगे। क्या कहेंगे, मज़ूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मज़ूम कहते हैं। जिस हरूफ पर अगर पेश आए उसे क्या कहेंगे, मज़ूम कहेंगे। क्या कहते हैं, मीम, शाद, वाव, मीम, मज़ूम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जज़्म है, क्या है, उसके बाद क्या है, जज़्म है, क्या है, जज़्म यह वह अलामत है जो हरूफ के ऊपर आती है और दो हरूफों को
ملانے میں مدد کرتی ہے، یعنی یہ حروف کے اوپر آتی ہے اور کیا کرتی ہے، ملانے میں مدد کرتی ہے. جیسے دال میم زبر دم، ٹھیک ہے، دال دال ہو گیا، میم کے اوپر کیا آ گیا، جزم آ گیا، یعنی ایسا ایسا علامت ہوتا ہے جو جزم آ جاتا ہے. دال زبر دم میم معکوف نہیں پڑھتے تھے ہم لوگ، تو جزم کیا ہوتا ہے، جزم آ جاتا ہے، تو دال اور میم کے لیے کیا ہوتا ہے، دم ہو جاتا ہے. پھر دال ہو گیا، دال اور میم کے اوپر کیا، یہ ہے آپ کا ایگزامپل دینے کا طریقہ، ٹھیک ہے. اس کے فا ہو گیا، اس پہ جزم آ گیا. قلم میں کیا، کاف جو کا لام جو لام میم معکوف کیا ہوتا ہے، قلم ہو جاتا ہے، قلم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم پڑھتے تھے جزم کو. اور جس حروف پر جزم آ جاتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں، اور جس حروف پر جزم آ جائے اسے کیا کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں. اس کے بعد تشدید ہے، تشدید کو اس سے ایسے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، جزم کو اس پرکار یا اس پرکار الٹا، اس کو ایسے الٹا ڈینوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جزم کو یہ وہ علامت ہے، یعنی تشدید وہ علامت ہے جو حروف کے اوپر آتی ہے اور ایک حروف کو دو بار پڑھنے میں مدد کرتی ہے. یعنی کہ وہ علامت ہے جو کسی حروف کے اوپر آتی ہے اور اسی حروف کو دو بار پڑھنے میں مدد کرتی ہے. مثال کے طور پر ابا، اما، جبا وغیرہ وغیرہ. جس حروف پر تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تنوین ہے، یہ وہ علامت ہے جو حروف کے اوپر اور نیچے آتی ہے اور نون کی آواز پیدا کرتی ہے. اور کیسی آواز پیدا کرتی ہے، تنوین کیسی آواز پیدا کرتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، نون جیسا آواز پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پر تقریباً، کیا، تقریباً، حقیقتاً، یقیناً، فوراً، ٹھیک ہے، مثلاً، ٹھیک ہے، یہ سا ہے، مثلاً. اس کو منوین کہتے ہیں، میم، نون، واو، نون، حمزہ، منوین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے اتنا رہنے دیتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے.